आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये आज की जो वीडियो है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं ये बताता जाऊँ कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। जी हाँ, पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वो इस लिहाज से मुश्किल नहीं था, मैंने पेयरिंग स्कीम आपको पहले बताई हुई थी। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है जी, वीडियो जाके वो देखें। आप लोगों ने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो आपने मिस कर दिया चांस, पेपर आपका अच्छा हो जाना था। जो समझते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मैं आपको कहता था चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की न्यूज़ कंप्यूटर से रिलेटेड लाता रहूँगा। एजुकेशन के लिहाज से आपको जिससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपने फिर भी नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, तो इसलिए कहते हैं ना, नोटिफिकेशन घंटी वाले आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई इस तरह की अपडेट आए तो आपको पता हो। अब आपके पास अपडेट आती तो आज आप भी पेयरिंग स्कीम को देख के पेपर अच्छा कर आते। लेकिन चलें, अभी आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। अजी मेरे पास ये आपका पेपर है, आपको नज़र नहीं आएगा, मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था तो मैंने प्रिंट कर लिया जी। तो इस पेपर के ज़रा कुछ बताते हैं जी सवाल आपको। और इस सवाल के अंदर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इसकी पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड की थी। आप जाके उस पेयरिंग स्कीम को दोबारा वीडियो को देख लें, ठीक है जी। मैं आपके साथ अभी कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। और उन क्लिप्स के अंदर मैं आपको प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 2, ये तस्वीर ही होंगी लेकिन वो वीडियो नीचे टाइमिंग लिखी होगी उस तस्वीर के अंदर। आप यूट्यूब इसी चैनल पे जाएं, सी साइंस स्टार्ट्स के प्लेलिस्ट में सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट के अंदर वो 2023 की पेयरिंग स्कीम अपलोड है, उसी टाइम पे जाके वो चेक कर लें। यही चीज़ें मैंने कही थी जो आपके पेपर में इसमें आई हुई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपका मैंने कहा था जी MCQs का मुझे नहीं पता आपका कैसा है। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है, फीमेल स्टूडेंट्स जो मेरी थी उन्होंने कहा आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। बॉयज़ ने कहा कि कुछ ने कहा अच्छा था, आसान था, मुश्किल नहीं था, कुछ ने कहा मुश्किल था। अब ज़्यादा मेजॉरिटी मुश्किल वाले नहीं थे, इसलिए पेपर MCQs पर मैं समझता हूँ कि आसान ही होगा। ये जो पेपर है ना, सब्जेक्टिव आपका आसान था। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रोग्रामिंग में क्या आ गया, आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया कि पता नहीं क्या हो गया, पेपर मुश्किल आ गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी चॉइस पे आप छोड़ सकते थे। आप कहें इफ़ एल्स इफ वाला भी हमारा मुश्किल था, तो ये बच्चे वाली बात होगी, फिर आप बहुत छोटे बच्चों वाली बात नहीं किया करें। ये आसान था, ठीक है जी। मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा था जी सब्जेक्टिव के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके 9 सवाल आएंगे, ठीक है। आप अभी मैं आपके सामने ये तस्वीर दिखा देता हूँ जी, ठीक है। इस तस्वीर को अगर आप देखें, इस तस्वीर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन से चैप्टर में से कहाँ से आएगा। अब मैं आपको ये जो तस्वीर में आपकी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको मैं ज़रा पेपर के अंदर बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डेटा रिडेंडेंसी, ये चैप्टर 1 से आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सिनोनिम, ये चैप्टर 4 में से आया हुआ है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये चैप्टर 2 में से आया हुआ है। हाउ मैनी प्राइमरी कीज़ कैन बी डिफाइंड इन टेबल, ये भी चैप्टर 2 में से आया हुआ है। लिस्ट बॉक्स वाला 7 चैप्टर में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये भी चैप्टर 4 में से आया हुआ है। 7 जो क्वेश्चन है रोल व्हाट डू यू मीन बाय IDE, ये चैप्टर 5 में से आया हुआ है। पेज 92, IT सीरीज़ के मैं पेजेस बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक के नहीं हैं, ठीक है। IT सीरीज़ के मैं ये पेज बता रहा हूँ, पेज नंबर भी, और उस पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर भी, ताकि आपके ज़हन में ये रहेगी ये मैंने बताया था, ठीक है जी। तो मैंने जो चैप्टर्स बताए थे पहले 7 चैप्टर्स में से ये आएगा, तो उसमें से व्हाट डू यू, अभी अब ये मैं सारे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा पहले 7 में से आए थे या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय IDE, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आया हुआ है जी चैप्टर 5 में से। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ क्यूरी विजिट, ये आया हुआ है चैप्टर 6 में से। एंड क्वेश्चन है जी हाउ डज ए डेटाबेस डिफर फ्रॉम ए टेबल, ये आया हुआ जी क्वेश्चन 6, ये जो चैप्टर 6 में से। और ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो है ना डेटाबेस डिफर फ्रॉम ए टेबल,
ये चैप्टर 6 की आईटी सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन 68 है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये टेस्ट में बार बार दिया था सवाल, ठीक है, वो कमेंट्स में बता भी सकते हैं। मेजॉरिटी मैंने इनमें से जितने सवाल ज़्यादातर जो आए हुए हैं, चॉइस भी अगर निकाल देना, वैसे तो सारे ही आसान थे, चॉइस भी निकाल दें फिर भी वो कर सकते थे, मेरे स्टूडेंट्स ने इंशाल्लाह किए होंगे। तो अगर मैंने आपको अगर मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे वो ओपन करूँ, अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं देख लेता हूँ ताकि आपको बताऊँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने बताया था जी आपके क्वेश्चन जो 2 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से 1 आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ, मेरे सामने अपना लैपटॉप पड़ा है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 1 में से मतलब क्वेश्चन 1 एक आएगा जो चैप्टर 1 में से, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आएगा। तो देख ले, डाटा रिडंडेंसी चैप्टर 1 में से एक ही आया हुआ है। फिर मैंने कहा था जी चैप्टर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 आएंगे। तो आप देख लें, चैप्टर 2 में से प्राइमरी कीज कैन बी डिफाइंड इन टेबल एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये चैप्टर 2 में से आए होंगे। फिर मैंने कहा था जी चैप्टर 3 में से आपके सवाल आएंगे, और सॉरी चैप्टर 3 के अंदर यहाँ पे एक मिनट, मुझे स्क्रीनशॉट जब मैंने ली थी ना तो उसके अंदर वो नहीं नज़र आ रहे। हाँ, क्वेश्चन 3 जो था वो मैंने कहा था जी उस क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लें, इसमें आप खुद क्वेश्चन, आपके पेपर आपके हाथ में होगा, आपने खुद अभी कंप्यूटर का पेपर दिया है, उसमें देख लें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 9 सवालों में से चैप्टर 3 में से एक सवाल भी नहीं है, ठीक है जी, एक सवाल भी चैप्टर 3 में से नहीं आया। और जब मैंने ये स्पेयरिंग स्कीम शेयर की थी तो मैंने खुद भी कहा था कि ये हैरान कुन बात है कि चैप्टर 3 को शामिल नहीं कर रहे, कि चैप्टर 3 में से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा भी या नहीं। तो चैप्टर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया। तो उसके बाद मैंने फिर कहा कि जी चैप्टर 4 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 4 में से आप देख लें, हाउ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ अटेन्ड, और दूसरा सवाल है जी डिफाइन सिनोनिम या सिनोनियम जिसे पढ़ते हैं। तो ये आपका चैप्टर 4 में से 2 आ गए। फिर चैप्टर 5 में से कहा था एक आएगा, चैप्टर 5 में से देख लें आया व्हाट डू यू मीन बाय IDE। फिर आपको चैप्टर 6 में से कहा था 2 आएंगे, चैप्टर 6 में से आया हुआ व्हाट इज़ यूज़ ऑफ क्यूरी विजिट, और एक आया हुआ जी हाउ डज ए डेटाबेस डिफर फ्रॉम ए टेबल। फिर चैप्टर 7 में से कहा था एक आएगा, और वो एक ही आया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 7 में से, वाई इज़ लिस्ट बॉक्स यूज्ड इन फॉर्म। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूरा ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, इनमें से लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, रेडियो बटन, फॉर्म्स और उसकी टाइप्स ये पढ़ाए थे, और डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं पता। मैंने उन्हें कहा था यही कर लें, इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लें, लिस्ट बॉक्स ही आया हुआ है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरतीब बताई थी कि जी पहले चैप्टर में से एक, दूसरे में से 2, तीसरे में से कोई नहीं आएगा, चौथे में से 2, यही तरतीब में सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन 9 आए हुए हैं, इसी तरतीब में। पेज नंबर भी बता दिए हैं, जाके आप क्वेश्चन नंबर देख भी सकते हैं, आप कहेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको बताया था कि चैप्टर 8 में से 4 आएंगे। अब देखते हैं चैप्टर 8 में से कौन से 4 हैं जी। व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपका जी क्वेश्चन 11 है। फिर बता रहा हूँ IT सीरीज़ के अंदर, IT सीरीज़ की बुक में सेकंड ईयर की क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज में है, चैप्टर 8 है, पेज 189 पे, 189 पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। फिर है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, ये पेज आपका है जी 185 पे, ये आपको सवाल मिल जाएगा कंपाइलर और इंटरप्रीटर का, सॉरी 185 है, उसी चैप्टर 8 के एक्सरसाइज में कंपाइलर इंटरप्रीटर का सवाल है। फिर उसके बाद वाई द लॉजिकल एरर इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये चैप्टर 8 में से ही है, क्वेश्चन नंबर 69 है, पेज 189 है। ये वहाँ पे क्वेश्चन 69 चैप्टर 8 पेज 189 पे, और सिंटैक्स एरर क्या होता है, ये जी क्वेश्चन नंबर 64 है, पेज 189 है, चैप्टर 8 है। तो ये आपके पहले ही 4 क्वेश्चन आपके चैप्टर 8 में से आ गए। फिर उन्होंने कहा कि जी चैप्टर 9 में से आपके 4 आएंगे। अब चैप्टर 9 में से कहाँ से आए हैं जी, वाई चैप्टर 9 में से कहते हैं कि राइट दी
लीगल कैरेक्टर फॉर एन आइडेंटिफायर, ये जो आपके आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं उनके कुछ रूल्स थे वो आए हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, चैप्टर 9 का, पेज है 225, पेज है 225, चैप्टर 9 क्वेश्चन 2, ये वाला सवाल वहाँ से आया। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये निशान लगवाए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स आगे आपको यहाँ पे कमेंट्स में बताएंगे, अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपनी गलती तस्लीम करूँगा। उसके बाद है जी री राइट द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है तीसरे के अंदर, x प्लस इज इक्वल टू 2 को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बगैर कैसे आप लिखेंगे। सेम टू सेम ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दोबारा बता रहा हूँ ये सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है। उस पार्ट टू है आपका जी राइटिंग द कोड, क्वेश्चन 13 है जी, चैप्टर 9 का पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन 13 जो है, पेज भी बता देता हूँ 233, उस पे ये सवाल है क्वेश्चन 13, सेम टू सेम, वहाँ से आंसर आप देख लें। फिर 7 वाला जी प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये आपका आया हुआ जी पेज 234 पे, ठीक है जी, वहाँ से ये सवाल आपका नामे चैप्टर पे से आया हुआ है, ठीक है जी। सेम टू सेम एक्सरसाइज में से उठा के दिए हुए है, ये कौन से एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन 3 234 पेज पे क्वेश्चन 3 होगा, 3 का ए पार्ट है, 3 का ए पार्ट है आउटपुट वाला, ठीक है, पेज 234 पे जाके चेक कर लें, ये सेम टू सेम वही सवाल, इसका आंसर था 401। फिर उसके बाद फाइंड द एरर, अब ये बुक में तो नहीं है, अब एरर आपको मैं बता दूं तो इसमें क्या था, ये एरर ये था इंटीजर पूरा नहीं लिखना था, INT लिखना था शॉर्ट फॉर्म में, फिर सम के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ, फिर उसके बाद Z जो है ये डिक्लेयर ही ऊपर नहीं हुआ हुआ, आप Z के अंदर असाइन वैल्यू नहीं कर सकते, तो आपने बताना था Z अनडिक्लेयर्ड है, ऊपर डिक्लेयर नहीं हुआ, सम डिक्लेयर हुआ है, तो सम तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो Z हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसी सेकंड लाइन के ऊपर x प्लस वाई के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी नहीं है, तो ये एरर्स थे, ठीक है, इस कोड के 8वें सवाल के। फिर हाउ इज़ अ फाइल क्लोज, ये चैप्टर 14 में से एक ही सवाल आया हुआ है। अब मैंने वहाँ पे क्या बताया था, आप गौर से सुने, चैप्टर मैंने कहा जी 8 में से 4 आएंगे, 4 आए हुए, 9 में से भी 4 आए हुए, और कहा था 14 में से एक आएगा, और वही एक आया, हाउ इज़ फाइल क्लोज्ड, एफ क्लोज फंक्शन जो है उसकी मदद से फाइल क्लोज होता है, एफ क्लोज, छोटे स्मॉल लेटर्स में एफ, आगे क्लोज अराउंड ब्रैकेट लगानी थी कि इस फंक्शन की मदद से फाइल क्लोज हो जाती है। इसके अंदर आप फाइल का पॉइंटर रख देते हैं और उसको उसके एड्रेस के मुताबिक उस क्लोज हो जाता है, और ओपन करने के लिए एफ ओपन। मैंने चैप्टर 14 अपने स्टूडेंट्स को अभी बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ाया, मैंने उनको बेसिक फाइल्स क्या होती हैं, फाइल पॉइंटर क्या होते हैं, एफ ओपन, एफ क्लोज एंड न्यू लाइन, एंड लाइन मार्कर, सिर्फ ये ही बताएं, ठीक है जी। तो ये आपका सेम टू सेम वही पार्ट आ गया, ठीक है। फिर आपका सी लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, वहाँ पे देखते जी, उसमें 4 में कहा है जी आपको कि चैप्टर 10 में से 3 आएंगे। अब 10 में से आप देख लें, वो जो आउटपुट वाला है जी 400 n मॉडुलस 100, मतलब ए और बी के अंदर आउटपुट क्या है, वहाँ पे तो आपका ये सवाल मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 का जी पार्ट, 2 का जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दूसरा जो है उसका जी पार्ट, उसमें उसे मिलता जुलता है, लेकिन उसने पूरा वो नहीं दिया, यहाँ पर उसने सिर्फ मॉडुलस लिए और डिवाइड लिया, और बी के अंदर क्या वैल्यू है, तो मॉडुलस जो है उसका जवाब, इनका पूरा जवाब ये आएगा कि ए के अंदर वैल्यू 0 आएगी और बी के अंदर वैल्यू 40 आएगी। दूसरा जो है ना बी वाला, वो डिवीजन हो रहा है, तो जब आप 400 को अंदर रखेंगे, डिवीजन का सिंबल है, 400 n अंदर रखेंगे, 10 बाय रखेंगे, तो डिवाइड ऊपर किससे करेंगे, पूरे डिवाइड हो 40 से, तो 40 उसके अंदर बी के अंदर आ गया, और 400 को अगर रिमाइंडर परसेंटेज का साइन है वो रिमाइंडर का है, 400 अंदर रखेंगे और 100 बाय रखेंगे, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होकर नीचे रिमाइंडर आता है, तो वो पूरा काट जाता है 0, तो वो 0 ए के अंदर वैल्यू आएगी। तो ये आंसर था जी 040, मतलब ए के अंदर 0, बी के अंदर 40। इसी के आगे लिखना था, नई लाइन पे नहीं लिखना था, ये 0 ऊपर नीचे 40 लिखा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि \n नहीं है इधर। उसके बाद आउटपुट वाला, डिटर्मिनिंग द आउटपुट वाला दूसरा, ये आपको आसान था इसलिए कि यहाँ पे और ऑप्शन है। स्टूडेंट आगे चले कि ये 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ से आ गई हैं,
उसको रहने दी, एक ही नॉट इक्वल टू की बात कर रहा है, वो यहाँ पे गलत लिख दिया वैसे, लेकिन आप देखें x डबल इक्वल टू वाई, और के अंदर एक भी कंडीशन ट्रू तो वो उसका जवाब होगा x 1 है और y के अंदर वैल्यू 3 है, ये बराबर नहीं है। और के अंदर हम देखते हैं कि क्या कोई भी एक अगर ट्रू है तो वो ट्रू हो जाती है। तो y इज़ डबल इक्वल टू z, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू भी 3 है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया अगली वैल्यू देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रिंट एफ येस, येस आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा, आंसर आपका था येस, क्योंकि दूसरी ऑप्शन ओके होगी, कंडीशन ट्रू होगी। एंड के अंदर सारों का ट्रू होना ज़रूरी है, और के अंदर एक भी अगर ट्रू है तो जवाब वो ही है। तो ट्रू है तो वो प्रिंट एफ येस होगा, एल्स तो तब होगा कि अब सारी फॉल्स होती, तो सारी पे तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी, क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है ये चैप्टर 10 में से है, तो ये पहले आपके 3 चैप्टर में से होगी, सॉरी एक 11 में से है ये आउटपुट वाला, एक आउटपुट जो दूसरा ये 11 में से है, और पहला आउटपुट जो है ये चैप्टर 10 में से है। तो चैप्टर 10 में से ये हो गया, फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन वाला चैप्टर 10 में से हो गया, फिर उसके बाद चैप्टर 10 में से व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कैन एफ फंक्शन। ये 3 सवाल आपके आगे, तो वहाँ पे भी 3 ही मैंने गए थे, पेयरिंग स्कीम में आप देख सकते हैं। फिर मैंने कहा था जी आपको दोबारा से बता रहा हूँ, पेयरिंग स्कीम को जाके आप वीडियो चला के वो देख लें, तसल्ली हो जाएगी आपको, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 11 में से 3 वो आपको एक आउटपुट वाला बता दिया, एक वो आ गया। 11 में से एक और आया हुआ जी टेम्परेचर इज़ बिटवीन, वो वाली एक स्टेटमेंट लिखे थे, स्टेटमेंट ये लिख रही थी टी इज़ ग्रेटर देन 25 एंड टी इज़ लेस देन 35। बिटवीन है ना, 25 और 35 के दरमियान, 25 और 35 अगर शामिल होते तो फिर हम कहते t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25। हमने 25 उन्होंने कहा बिटवीन 25 और 35 के, तो फिर ग्रेटर देन 25 एंड का सिंबल वो इस तरह का एंड और लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, और आगे लेस देन 35, ये एक लाइन लिखनी थी आपने। ये 11 में से है। फिर 11 में से आया जी व्हाट हैपन्स इफ ब्रेक इज़ मिस्ड इन केस ब्लॉक। केस ब्लॉक में अगर आप ब्रेक छोड़ देंगे तो सारे अगले सारे मैचिंग केस हैं वो भी चल पड़ेंगे। तो ये था इसका जवाब, ये मैंने बहुत दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट में दिया है। उसके बाद जी 7 क्वेश्चन है जी वाइल और डू वाइल लूप, ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा टेस्ट में दिया है। वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है, वाइल लूप के आगे कंडीशन के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, डू वाइल के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर वाइल की कंडीशन के बाद डू वाइल के अंदर आता है। डू वाइल का लूप अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक दफ़ा चलता है, वाइल लूप के अंदर नहीं चलता, ठीक है जी। कंडीशन फॉल्स हो तो आगे स्टेटमेंट नहीं चलती। डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है, और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। तो ये था जी डिफरेंस, ये भी चैप्टर 11 में से है। तो 11 में से ही आपके 3 आ गए, वहाँ पे भी 11 में से 3 है, 12 में से भी उसने कहा 3 आएंगे। अब एक मैंने बताया भी था कि लूप कोई भी पूछा जा सकता है, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 आपका लूप वाला आया हुआ है कि इसको कन्वर्ट करें। डू को आपने कन्वर्ट करना था फॉर लूप के अंदर, तो ये आप चैप्टर 12 में से आए हुए हैं। फिर व्हाट इज़ नेस्टेड लूप, ये आपका जी नेस्टेड लूप वाला भी एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर 12 है, पेज 369 है। ये डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल का भी बता देता हूँ, पेज 368 क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 12 में से है, ठीक है जी। और उसके बाद जी ये आपके जी आप 3 सवाल ये होगी, मतलब एक 7 वाला, एक 9 वाला और एक 8, 7, 8, 9 ये 12 में से आए हैं, और 11 में से भी 3 आए हैं, 10 में से भी 3 आए हैं। तो वही पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसएस, यहाँ पे बड़ा मसला था, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा डर यही था कि ये कहेंगे सर आपने चैप्टर कुछ और का है, यहाँ पे तो और आ गए हैं, आप किधर जाएँ। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 1 में से आएगा। बेशक आप जाके वीडियो देख लें, वीडियो सबूत के तौर पे चैनल पे अपलोड है, मैं डिलीट नहीं करूँगा, देख सकते हैं। गलत हुआ तो मैं आपसे माजरत करूँगा। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 5 जो था, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका चैप्टर 1 में है, जिसके अंदर डाटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज़, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एसेस सिक्योरिटी और बैकअप एंड रिकवरी और रिपोर्ट जनरेटर, ये आपने 6 पॉइंट्स लिखने थे। ये फीचर्स थे, खुसूसियात थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को निशान लगवाया है, उन्होंने कहा हमने की है।
किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट में ये सारे किए थे, तो वो अगर वही शॉर्ट अगर लॉन्ग बना के लिख दें तो लॉन्ग बन गया। और फिर मैंने साथ बताया था क्वेश्चन 6 जो है चैप्टर 3 या 6 में से आएगा, चैप्टर 3 या 6 में से। 6 मैंने अपनी मर्जी से लिखा था, पेयरिंग स्कीम में 3 था, मैंने कहा नहीं ये रिस्क नहीं लेते, 6 में से आ सकता है, लेकिन वो 6 में से नहीं आया, लेकिन मैंने साथ 3 लिखा था, इसलिए व्हाट इज़ ER डायग्राम ये चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए उसने। और गिव एग्जांपल ऑफ ER डायग्राम। बहुत से स्टूडेंट ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल आ गया, वो ER डायग्राम में बताना था एंटिटी होता है, रिलेशनशिप होता है, इंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप को डायगोनल फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं, इंटिटीज़ को रेक्टेंगल में ज़ाहिर करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर नाम जो लिखते हैं वो इंटिटी का नाम होता है। और फिर आप एक एग्जांपल देते हैं, टीचर टीचेस स्टूडेंट, टीचर को रेक्टेंगल में रखते हैं, टीचेस रिलेशनशिप डायमंड सिंबल बना के उसके अंदर लिखते और उसको जोड़ देते स्टूडेंट्स के रेक्टेंगल के साथ और कहते जी ये एक रिलेशनशिप है। तो यार ये कौन सी मुश्किल थी, लेकिन चले इन दो मैंने ये फीचर्स वाला तो आपको आगे बताया था कि तीसरे छठे में से आएगा, तीसरे में से कौन से आएंगे शॉर्ट को लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरे में से और छठे में से ये मैंने बताया हुए। तो ये सवाल आपका हल हो जाता था, कोई मुश्किल नहीं था आगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन सी लैंग्वेज में से आगे जी, आपने विजुअल बेसिक वाले सवाल नहीं करने थे। मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने विजुअल बेसिक के नहीं करने थे, क्योंकि मैंने उनको सी लैंग्वेज पढ़ाई है। अगर किसी और बोर्ड है साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, कोई और बोर्ड है आज़ाद कश्मीर, उनके अगर टीचर्स ने विजुअल बेसिक पढ़ाई है तो वो विजुअल बेसिक के ही उन्होंने करने थे। अगर उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो वो फिर सी लैंग्वेज के करने थे, ये नहीं कि सी के भी करने थे तो विजुअल बेसिक के भी करने थे, सिर्फ एक के करने थे। समझ आ गई है जी। आपने विजुअल बेसिक अगर नहीं पढ़ी थी तो सी, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है OR और या विजुअल बेसिक या सी लैंग्वेज, ये थे। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन सी की बात करें तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 11 में से आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब था थ्योरी की बेस पे आएगा चैप्टर 11 में से। तो देख लें जी, डिफाइन इफ एल्स इफ, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी इंपॉर्टेंट नहीं कहा था, हाँ पढ़ाया मैंने पूरा डिटेल में। इसकी एग्जांपल भी कराई थी कि नंबर अगर इंटर करें तो नंबर इवन, नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ये मेरे स्टूडेंट्स बता सकते हैं नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। तो ये मैंने उनको पढ़ाया था, सारा टॉपिक पढ़ाया, इन लॉन्ग इंपॉर्टेंट का नहीं कहा था, लेकिन स्टूडेंट्स को हर एक को ये समझ आ गया था, ठीक है। ये वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हों, दो से बढ़िए। अगर एक ऑप्शन हो तो इफ़ लगता है, दो ऑप्शन हो जिस तरह इवन ऑड है तो फिर इफ़ एल्स लगता है। जब आपकी दो से बढ़ जाए, जिस तरह नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो, तीन ऑप्शन आ गए हैं, तो वहाँ मल्टीपल नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ वाला यूज़ होता है। तो उसके बारे में डायग्राम फ्लो चार्ट बनानी थी और एग्जाम्पल यही पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो वाली दे देनी थी। अब ये मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं अभी बताता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कहा था, लेकिन पढ़ाया था, मैंने कोई चीज़ छुड़वाई नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स आके कह सकते हैं इनमें पेपर में से उस एक प्रोग्राम के अलावा कौन सा मैंने सवाल छुड़वाया। सी लैंग्वेज का दूसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं करवाया था। मैं एक्सेप्ट कर दूँ, मैंने नहीं कराया, मैंने कहा था छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ जब मैंने कही इंपॉर्टेंट नहीं है वही आ गई है। अच्छा जी, तो ये सवाल मिलता जुलता था 12.16, एक प्रोग्राम है IT सीरीज़ की बुक के अंदर, 12.16 से मिलता जुलता है, एग्जैक्ट वैसा नहीं है। वहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ 1 का डिफरेंस इसमें दिया है। वहाँ पे एक ख़ास लिमिट है, यहाँ पे N तक जाना था, सिर्फ उसमें कुछ चेंजिंग करनी थी और कोई नहीं। लेकिन ये हकीकत है, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल था। अगर ये किसी ने कराया होता, मैंने कराया होता क्लास में, तो वो वाला सवाल तो फिर ये हो जाता, लेकिन कोई मसला नहीं था। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा चेंजिंग हो रही है, वही चेंजिंग मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 13 में से आ रहा है जी। चैप्टर 13 में से फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा वो कह रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन हम देंगे। तो आप देख लें जी, चैप्टर 13 में से आया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए फंक्शन इन सी लैंग्वेज। राइटिंग ए फंक्शन इन सी लैंग्वेज, ये अब सवाल 13 में से आया हुआ है। दूसरे पेज पे 13 के IT सीरीज़ के चैप्टर के दूसरे पेज पे जाएं, नीचे एंड पे लिखा हुआ है जहाँ पे फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। क्योंकि सवाल था प्रोसेस लिखते कैसे हैं, शुरू में हेडर आता है, फिर हेडर का सिंटैक्स लिखना था कि उसकी डाटा टाइप, फिर नाम फंक्शन का, फिर पैरामीटर्स, फिर उसकी बॉडी आती है, फिर फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन का बताना था,
डेफिनेशन का हेडर होता है और बॉडी होती है, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लॉजिक लिखी जाती हैं। तो ये था जी आपका कंप्यूटर्स सेकंड ईयर का पेपर। कोई मुश्किल नहीं था। आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुश्किल नहीं था। आपके सामने सारी कहानी पेयरिंग स्कीम के साथ मिला के रख दी है। वीडियो चलाएं, सारी देखें और फिर इसके पेपर के साथ कंपेयर करें। अगर उसी स्कीम पे ना हुआ तो आप मुझे बताएं। मैं तो आपके सामने सारा बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं जी, अब आपके पास प्रैक्टिकल्स रह गए तो मैं इंशाल्लाह जल्द प्रैक्टिकल्स की मालूमात भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जी। आपके सामने अब तो सबूत रख दिए ना, अब भी तो आप तो मान लो जितने भी आज़ाद कश्मीर के हो, जिधर के भी हो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है जी। अब बाकी बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, मैंने रावलपिंडी बोर्ड के लिहाज से ये पेयरिंग स्कीम बताई थी, मैंने रावलपिंडी बोर्ड के लिहाज से बताई थी। ठीक है, रावलपिंडी बोर्ड के लिहाज से ये पेपर वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो आप मानते हैं ना पेपर वैसे ही है, और घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लें। साथ आने वाले नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मेरे चैनल के ऊपर उनको फॉरवर्ड करें, उन्हें लेकर आएँ, ताकि आप वो जब सेकंड ईयर में पढ़ें तो उनको हेल्प मिल सके। जब उनकी टाइम पे अगर कोई ट्रेनिंग होगी या उनको गाइडेंस सही होगी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में मार्क्स लेने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह उनकी हेल्प करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि यही पेयरिंग स्कीम हो। पेयरिंग स्कीम हो सकता है अगले साल एंड पे, दरमियान में कहीं एंड पे जाके चेंज हो जाए, कोई सब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, तो उनके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ। पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड की है, 100% उस पर नहीं रहना, उसमें भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। पेपर में जाने से पहले वो सुन लेना। ठीक है जी, आपने उसको फोकस करना है और उसके बाद तैयारी आपने ऐसा करनी है। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह आपका फर्स्ट ईयर का पेपर भी इंशाल्लाह अच्छा होगा और उसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।